Good morning, students. We were studying chapter 10 of history, political formations in the 18th century. So, in yesterday's class, we have discussed about the later Mughals, foreign invaders, Battle of Buxar, and the last Mughal emperor. Now, today, we are going to discuss about reasons for the decline of the Mughal empire. ठीक है, किन वजहों से मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हुआ उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. Though the Mughal Empire lasted till 1857, the decline had set in during the reign of औरंगजेब. ठीक है, जैसे कि मुगल एम्पायर जो था वो लास्ट हुआ 1857 तक. ठीक है, 1857 तक चला और जो डिक्लाइन था वो तो तभी से जब औरंगजेब की राइज थी तभी से शुरू हो गया था. तो हिज डेक्कन वॉर लेड टू अ डिप्लेशन ऑफ मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज and his long absence from Delhi created instability and unrest. ठीक है, जो इनका डेक्कन वार था औरंगजेब का, उसकी वजह से मिलिट्री में डिप्लेशन हो गया और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उसमें भी कमी आ गई. और इनका जो लॉन्ग एब्सेंस था दिल्ली से, मतलब ये दिल्ली से कई समय तक गायब थे, नहीं थे, तो इसकी वजह से भी इंस्टेबिलिटी आ गई और अनरेस्ट की सिचुएशन आ गई. Also, the rigid policies and actions of Aurangzeb led to a number of uprisings among the Jats, the Sikhs and others and shattered the stability of the kingdom. ठीक है, और जो कठोर नियम थे, पॉलिसीज जो थी और एक्शंस जो लिए गए औरंगजेब के द्वारा, उसकी वजह से जाट्स सिख्स में क्या हो गया, विद्रोह हो गया. ठीक है, और इसकी वजह से जो स्थिरता थी वो क्या हुई, गड़बड़ा गई साम्राज्य की. The successors of Aurangzeb were inefficient and their ineffective leadership gave way to the nobles gaining power. ठीक है, और जो सक्सेसर मीन्स जो औरंगजेब के बाद के जो रूलर्स आए वो इनएफिशिएंट थे, कमज़ोर थे और इनएफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी थी उनके अंदर. इस और इनकी इनएफिशिएंसी की वजह से जो नॉबल्स थे उनको रास्ता मिल गया पावर को गेन करने का. This led to competition between the groups of powerful nobility in court, the Iranis and the Turanis. और इसकी वजह से जो कंपटीशन था वो किन ग्रुप्स के बीच में था, पावरफुल नोबिलिटी जो थी कोर्ट की, जैसे कि ईरानीज और तुरानीज के बीच में क्या हो गया, कंपटीशन था. तो द लेटर मुगल्स वर अनेबल टू लुक आफ्टर सच अ वास्ट एम्पायर दैट नीडेड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, जो बाद के मुगल्स थे वो इतने बड़े एम्पायर को संभाल नहीं पाए जिनको एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जहाँ पे एक ज़रूरत थी अच्छे मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, उन्हें लेटर मुगल जो थे वो नहीं देख पाए. दे कुड नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देयर मनसबदार्स ऑल्सो, और इनका अपने मनसबदार्स पे भी कंट्रोल नहीं था. नॉबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स कॉल्ड सूबादार्स बिकेम वेरी पावरफुल, और जो नॉबल्स जो कि अपॉइंट किए गए थे एज अ गवर्नर, जिन्हें सूबादार्स भी कहा गया, वो पावरफुल हो गए, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए. और द ज़मींदार्स यूज द लोकल आर्म्ड पीजेंट्री टू विद होल्ड रेवेन्यू फ्रॉम द स्टेट, और जो ज़मींदार थे उन्होंने वहाँ लोकल आर्म जो पीजेंट्स थे उनको होल्ड किया था, किसके लिए, ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके राज्य से. मैनी ऑफ देम रूल्ड ओवर देयर प्रोविंसेस लाइक इंडिपेंडेंट रूलर्स दो दे डिड नॉट फॉर्मली ब्रेक टाइज विद द मुगल्स, और बहुत सारे जो रूलर्स थे उन्होंने अपने प्रोविंसेस को रूल किया, और जो इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर रूलर्स थे उन्होंने जो है फॉर्मली टाइज जो थे, जो गठबंधन थे, वो मुगल से नहीं तोड़े. The zamindars often controlled the offices of the revenue, दीवानी एंड मिलिट्री फौजदारी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल. और जो ज़मींदार थे उन्होंने कंट्रोल किया ऑफिसर्स पे जो कि रेवेन्यू के थे, जैसे कि दीवानी जिसे कहा जाता है, और मिलिट्री फौजदारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था वो ज़मींदार्स ने कंट्रोल किया. और gradually there was a shift of political and economic authority from the Mughals to the hands of the provincial governors, local chieftains and other groups. और जो
शिफ्ट था राजनीतिक और आर्थिक अथॉरिटी का, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अथॉरिटी थी वो धीरे धीरे क्या हुई, शिफ्ट होती गई मुगल्स से किनके हाथों में, प्रोविंशियल गवर्नर्स के हाथों में, लोकल चिफ्टन्स के और दूसरे ग्रुप्स के। Another major factor that led to the decline of the Mughal Empire was the failure to control the nobles in the court and those in the country. और जो दूसरा मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हुआ, वो ये था कि ये फेल हो गए नॉबल्स को कंट्रोल करने में कोर्ट में अपने देश में। Military failure against the Marathas also led to many uprisings during the 17th and 18th century। और जो मिलिट्री का फेल होना ये भी इनके मराठास के अगेंस्ट, ठीक है, उनके खिलाफ जो मिलिट्री फेल हुई वो भी एक उसकी वजह से भी विद्रोह हुआ 17th और 18th सेंचुरी में। सम वर लेड बाय पीजेंट्री, कुछ जो थे वो पीजेंट्री के द्वारा लेड किए गए, सम बाय जमींदार्स, कुछ जमींदार्स के द्वारा, और जो दूसरे थे वो ट्राइबल्स के द्वारा। तो दीज डिस्टेबलाइज्ड द एम्पायर फर्दर, और इसी की वजह से जो स्थिरता थी वो ख़त्म हो गई थी एम्पायर में, सम्राट में आगे चल के। इसी वजह से ये सारे जो थे ये फैक्टर्स थे, इस वजह से जो मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम। कैसे आत्मनिर्भर साम्राज्य जो था वो कैसे राइज हुआ उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। विद द डिक्लाइन इन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द मुगल्स अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम्स इमर्ज। अब जब मुगल की अथॉरिटी पावर में जब डिक्लाइन हुआ तो कई सारे जो इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम थे वो इमर्ज हुए। सम ऑफ दीज वर फॉर्मर मुगल्स प्रोविंसेस सच एज, कुछ जो थे वो पहले के मुगल प्रोविंसेस थे जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद, विच वर कार्व्ड आउट बाय द गवर्नर सर्विंग द मुगल रूलर्स, जो कि जो पहले गवर्नर थे जो कि मुगल रूलर्स को सर्व करते थे उनके द्वारा आए। Some states that emerged independent during this period had been वतन जागीर्स under the Mughals and had enjoyed considerable freedom। कुछ स्टेट्स, कुछ राज्य जो थे जो कि एमर्ज हुए आत्मनिर्भर, वो इस पीरियड में वो कौन था, जैसे कि वतन जागीर जो कि मुगल्स के अंडर था, एंड हैड एंजॉयड कंसिडरेबल फ्रीडम, और जिसने एक ध्यानपूर्वक आज़ादी जो थी उसे इंजॉय की। सो दीज इंक्लूडेड सेवरल राजपूत प्रिंसिपैलिटीज़, इसमें कई सारे राजपूत प्रिंसिपल्स थे। देन देयर वर स्टेट्स विच हैड बीन अंडर द कंट्रोल ऑफ वेरियस ग्रुप्स सच एज द मराठास, द सिख्स एंड द जाट्स, और कुछ राज्य जो थे जिन पे कंट्रोल था अलग अलग ग्रुप्स का, जैसे कि मराठास का, सिख्स का और जाट्स का। दे एमर्ज्ड स्ट्रॉन्ग एंड वेरीड इन साइजेस, और ये स्ट्रॉन्ग हुए, मजबूत हुए और ये साइज में अलग थे। दीज किंगडम्स हैड गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल्स आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, और ये जो साम्राज्य थे इन्हें आज़ादी मिली थी मुगल से बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद। नेक्स्ट इज अवध। अवध और औध was a prosperous region controlling the rich alluvial Ganga plain and the main trade route between Bengal and North India। अवध जो है ये एक समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे रिच एलुवियल गंगा प्लेन है और यहाँ पे मेन ट्रेड रूट है, मतलब व्यापारी मेन रास्ते हैं बंगाल और नॉर्थ इंडिया के बीच के। इट एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट अंडर सादत खान, और ये एक आत्मनिर्भर राज्य सादत खान के अंडर में बना। In 1722, he was made the governor of Awadh and was given the title बुरहानुल मुल्क, ठीक है। ये 1722 में गवर्नर बने अवध के और इन्हें टाइटल दिया गया बुरहानुल मुल्क का। He refused to be transferred to Malwa in 1726, which was an indirect declaration of independence, ठीक है। इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था ट्रांसफ़र होने पे मालवा में 1726 में, जो कि एक इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन था इंडिपेंडेंस का, मतलब ये एक इनडायरेक्टली डिक्लेयर की गई थी आज़ादी, उसमें इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था मालवा में ट्रांसफ़र होने में। सो ही हेल्ड द कंबाइंड ऑफिसेज ऑफ दीवानी, फौजदारी एंड सूबादारी, विच मीन्ट दैट ही कंट्रोल द रेवेन्यू, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध। और ये होल्ड करते थे कंबाइंड ऑफिसेज को, दीवानी के, फौजदारी के और सूबादारी के, जिसका मतलब ये था कि ये रेवेन्यू को कंट्रोल करते थे, मिलिट्री के, पॉलिटिकल अफेयर्स के, जो कि अवध प्रोविंस के थे।
he reduced the number of जागीरदार्स अपॉइंटेड बाय द मुगल्स इन हिज प्रोविंस। और इन्होंने जो मुगल्स के द्वारा जागीरदार्स अपॉइंट किए गए थे इनके प्रोविंस में, ऑफिस होल्डर्स जो थे, उनको इन्होंने कम कर दिया था। ही ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ द जागीर्स, और इन्होंने जागीर्स के साइज को भी कम किया। ही अपॉइंटेड हिज लॉयल सर्वेंट्स टू वेकेंट पोस्ट, और जो खाली जगह, जो खाली पद थे उस पर इन्होंने अपने लॉयल सर्वेंट्स, जो ईमानदार इनके नौकर थे, उनको अपॉइंट किया। द अकाउंट्स ऑफ द जागीरदार्स वर रेगुलरली चेक्ड टू प्रिवेंट चीटिंग, और जो जागीरदार्स के अकाउंट होते थे वो समय समय पे रेगुलरली चेक किए जाते थे, ताकि जो चीटिंग अगर वो कर रहे हों तो वो पकड़ी जा सके। He also had the revenues from all the districts reassessed by officials appointed by his court, और जितना भी रेवेन्यू दूसरे जिलों से आता था उसे भी दोबारा असेस किया जाता था उनके ऑफिशियल्स के द्वारा, जो कि जिन्हें उन्होंने अपॉइंट किया था अपने कोर्ट में। So he seized a number of Rajput जमींदारीज and territories from Afghans of रोहिलखंड, और इन्होंने सीज किया कई सारे राजपूत जमींदारीज को और सीमाओं को अफगान्स की रोहिलखंड के। ठीक है। अंडर सादत खान the ijradari system was introduced in the state, according to which the right to collect the tax was sold to the highest bidder। ठीक है। सादत खान के अंडर में इजारदारी सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया राज्य में, जिसके तहत जो राइट है, ठीक है, जो अधिकार हैं टैक्स को कलेक्ट करने के, वो किसके द्वारा खरीदे गए? हाईएस्ट बिडर के द्वारा। These इजरादार्स और रेवेन्यू फार्मर्स एग्रीड टू पे अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी टू द स्टेट, और ये जो इजरादार्स थे और ये जो रेवेन्यू था, जो पैसा था फार्मर्स का, रेवेन्यू जो था वो फार्मर्स ने एग्री किया पे करने को एक फिक्स्ड सम में, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट राज्य को। लोकल बैंकर्स गारंटीड द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट टू द स्टेट, और जो लोकल बैंकर्स थे वो पेमेंट देते थे अमाउंट का राज्य को। द इजरादार्स वर गिवन फ्रीडम टू असेस एंड कलेक्ट टैक्सेस, और जो इजरादार्स थे उन्हें आज़ादी दी गई थी कि वो इसे असेस कर सके और टैक्स को कलेक्ट करें। दीज डेवलपमेंट्स अलाउड न्यू सोशल ग्रुप्स सच एज द फार्मर्स, और ये जो डेवलपमेंट हुए इसने अलाउ किया नए नए जो सामाजिक ग्रुप्स थे उन्हें, जैसे कि फार्मर्स, मनी लेंडर्स एंड बैंकर्स, टू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट्स रिसोर्सेज। ठीक है। इन डेवलपमेंट्स ने अलाउ किया नए सामाजिक ग्रुप्स को, जैसे कि फार्मर्स को, मनी लेंडर्स को, बैंकर्स को, जो कि प्रभावित हुए जो कि प्रभाव डाल रहे थे स्टेट के रिसोर्सेज पे और उनके मैनेजमेंट पे। सादत खान was succeeded by his nephew and son-in-law सफदार जंग इन 1739। सादत खान के बाद इनके नेफ्यू और इनके जो सन इन लॉ थे, मतलब जो इनके दामाद थे, मतलब इनकी बेटी के जो हस्बैंड थे सफदार जंग, वो 1739 में इनके बाद उन्होंने संभाला। द नवाब्स ऑफ अवध वर एबल टू सेट अप एन एफिशिएंट स्टेट, और जो नवाब थे अवध के उन्होंने एक एफिशिएंट राज्य जो था वो सेटअप कर लिया था। लखनऊ, देयर कैपिटल सिटी, एमर्ज्ड एज अ मेजर सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, और लखनऊ जो उनकी जो कैपिटल सिटी थी वो एमर्ज्ड हुई एक मेजर सेंटर आर्ट और कल्चर का। ठीक है। कला और संस्कृति का एक मेजर सेंटर बना लखनऊ। अवध वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन 1856। अवध जो था वो ब्रिटिश के द्वारा संलग्न किया गया, मतलब ऐड किया गया टेरिटरी पे, सीमा पे, कब? 1856 में। So students, I hope you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.